दिलीप एक लंबी आह भरते हुए जानकी का हाथ थामते हुए बड़े ही आहिस्ते से कहता है, तुम्हें पता है जानकी, वो जो ग्रेवयार्ड कोठी है ना, उसमें एक ऐसा कमरा है जहां पर यक्षिणी की शक्तियां काम नहीं करती हैं। इतना कहकर दिलीप जानकी की तरफ देखने लग जाता है। दिलीप का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जानकी के जवाब का इंतजार कर रहा हो, पर वो ये बात अच्छे से जानता था कि जानकी इस वक्त उससे कोई भी सवाल पूछने की बिल्कुल भी हालत में नहीं थी। वो गहरी नींद में सो रही थी। दिलीप जानकी को देखते हुए खुद ही बोल पड़ता है, मुझे पता है जानकी, अगर इस वक्त तुम जगी हुई होती और मेरी बातें सुन रही होती तो तुम मुझसे यही जानना चाहती कि मुझे उस कमरे के बारे में कैसे पता चला। इतना कहकर दिलीप फिर जानकी की तरफ देखने लग जाता है। दिलीप एक बार लंबी आह भरते हुए बोल पड़ता है, तुम्हें एक राज की बात बताऊं जानकी, ये जो हवेली है ना, यहाँ पर मुझे एक किताब मिली थी। वो किताब कोई ऐसी वैसी किताब नहीं थी, बल्कि वो अघोरी के काले जादू की किताब थी। उस किताब में ना बहुत सारे टोने टोट के लिखे हुए थे। एक दिन जब मैं उसे पढ़ रहा था तो मुझे उसमें एक ब्लूप्रिंट नजर आया। जब मैंने उस ब्लूप्रिंट को ध्यान से देखा तो पता चला कि वो ब्लूप्रिंट किसी और जगह का नहीं है, बल्कि ग्रेवयार्ड कोठी का है। उस ब्लूप्रिंट में एक जगह पर लाल निशान लगा हुआ था। मुझे लगा जरूर वहां पर कुछ न कुछ होगा। पहले तो मुझे लगा जरूर उसके अंदर कोई और बड़ा खजाना होगा, क्योंकि उससे पहले उसी किताब से मेरे हाथ एक नक्शा लगा था, अघोरी के ठिकाने का नक्शा, और उसके जरिए ही मैं अनंत संदूक तक पहुंचा था। तुम्हें पता है, अनंत संदूक में बहुत खजाना है, उससे ही तो हम अमीर बने हैं। आज हमारे पास जो कुछ भी है सब अनंत संदूक की ही देन है। गलत बोल दिया, अनंत संदूक नहीं, उस अघोरी की किताब की देन है। इतना कहकर दिलीप चुप हो जाता है। वो फिर जानकी की तरफ देखने लग जाता है। दिलीप जानकी से ऐसे बातें कर रहा था जैसे कि वो पूरे होशो हवास में थी और उसकी सारी बातें सुन रही थी। दिलीप अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, वैसे तो अनंत संदूक का खजाना ही काफी था हम सब के लिए, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होने वाला था। पर मेरा मन तो बाकी के इंसान की तरह लालची था ना। लालच ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होता है, बढ़ता ही जाता है, और मेरा भी लालच बढ़ गया था। इसलिए एक दिन मैंने बल्लू के साथ उस ग्रेवयार्ड कोठी में जाने की सोचा था वो कमरा मिल जाएगा तो मैं और अमीर बन जाऊंगा। इसी आस में मैं ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच गया था, पर जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने वो देखा जो शायद मुझे कभी नहीं देखना चाहिए था। दिलीप की अपने आप बोलती बंद हो जाती है। अतीत में हुए उस हादसे के जिक्र मात्र से ही उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसका दिल जोरों से धड़कने लग जाता है। दिलीप अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, जब मैं बल्लू के साथ ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचा तो उस कमरे को ढूंढने लग गया, पर मुझे वो कमरा कहीं नजर नहीं आया। पता नहीं वो कमरा कहाँ था। ग्रेवयार्ड कोठी में मैं उस कमरे को ढूंढ ही रहा था कि तभी मुझे किसी लड़की के गाने गाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज रूम नंबर 666 के पास से आ रही थी। बल्लू तो उस आवाज को सुनकर ही कांप गया था, पर मैं नहीं डरा। मैं सीधे उस कमरे की तरफ जाने लगा। जब मैं उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा और मैंने अंदर झांका तो देखा कि उस कमरे के अंदर एक बहुत ही सुंदर लड़की खिड़की के ऊपर बैठकर गाना गा रही थी। उस लड़की के बदन को देखकर ही मैं समझ गया था कि वही यक्षिणी थी। दिलीप कुछ हिचकिचाते हुए जानकी से कहता है, जानकी, सच कहूं तो एक पल के लिए तो मैं भी मात्र उसकी आवाज सुनकर उससे मोहित हो गया था। वो जितनी ज्यादा सुंदर थी उतनी ही उसकी आवाज भी सुंदर थी। जब मैंने उसे देखा तब मुझे पता चला कि क्यों मर्द उसे सिर्फ एक बार देखने के लिए उसके हाथों मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। मैं तो उस यक्षिणी को बस देखते ही जा रहा था, पूरी तरह उसकी आवाज में डूब गया था। वो तो जब बल्लू चीखने लगा तो मेरा सम्मोहन टूटा और बल्लू का डर देखकर मेरे अंदर भी डर बढ़ने लग गया और उसके साथ वहां से भागने लगा। हड़बड़ाकर भागने के कारण मेरे हाथों से वो ब्लूप्रिंट वहीं पर गिर गया था। मेरे पास इतना वक्त भी नहीं था कि मैं उसे वापस से उठा पाऊं। मुझे कैसे भी करके अपनी और बल्लू की जान बचानी थी, इसलिए मैं वहां से बिना ब्लूप्रिंट लिए ही भाग आया। इतना कहकर दिलीप चुप हो जाता है। उसका दिल जोरों से धड़कने लग गया था, हाथ पैर कांपने लग गए थे। दिलीप टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाता है और घटाघट सारा पानी पीने लग जाता है। जब उसके दिल की धड़कन कुछ नॉर्मल होती है तब उसके बाद वो गहरी सांस लेते हुए कहता है, जब मैं ग्रेवयार्ड कोठी से वापस आया तो बहुत डरा हुआ था। उस ब्लूप्रिंट के बारे में सोचकर ही मुझे वो हादसा याद आ जाता था, इसलिए मैं भी उस ब्लूप्रिंट को भूलने लग गया था। पर कुछ दिनों बाद जब मैंने अघोरी की किताब एक और टोना करने के लिए उठाई तो मेरी नजर एक पेज पर पड़ी जिसमें उस ब्लूप्रिंट का जिक्र था। सिर्फ उस ब्लूप्रिंट का ही नहीं, ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर के उस कमरे का भी, जहां पर किसी की भी शक्तियां काम नहीं करती थी। तब मुझे पता चला था कि जिस कमरे में मुझे लग रहा था कि वहां पर खजाना है, वहां पर खजाना नहीं था, बल्कि उस कमरे में किसी की शक्तियां काम नहीं करती थी, यक्षिणी की भी नहीं। वहां पर वो कमजोर पड़ जाती थी। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं वापस से ग्रेवयार्ड कोठी जाऊं,
वो ब्लूप्रिंट ढूंढकर वो कमरा फिर से खोजूं, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। उस ग्रेवयार्ड कोठी में वो अनुराग रहने के लिए आ गया था, इसलिए फिर मैं कभी दोबारा उस कोठी में नहीं गया। मैं उस अनुराग की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। दिलीप जानकी की तरफ देखते हुए फिर अतीत में की हुई गलती पर पछताते हुए कहता है, पर आज मैं पछता रहा हूँ कि काश मैंने वो कमरा ढूंढ लिया होता तो आज सब कुछ ठीक होता। तुम और मैं उस कमरे में सुरक्षित रहते, तुम्हारी इतनी ज्यादा तबीयत कभी खराब नहीं होती। दिलीप ने इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे के करकराने की आवाज सुनाई देती है और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लग जाता है। दिलीप तुरंत कुर्सी पर से उठ जाता है और पीछे मुड़कर देखने लग जाता है और वो देखता है कि दरवाजा खुला तो था पर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दिलीप हैरानी के साथ खुद से बड़बड़ाता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो दरवाजा अंदर से लॉक किया था, फिर दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? कुछ देर तक तो दिलीप इस बारे में सोचते रहता है, पर जब ज्यादा कुछ नहीं सोच पाता है तो वो खुद दरवाजे के पास जाता है, दरवाजा अंदर से लॉक करता है और वापस आकर कुर्सी पर बैठ जाता है। दिलीप वापस से सेब काटते हुए जानकी से कहता है, तुम जल्दी ठीक हो जाओ जानकी, फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। दिलीप ने इतना कहा ही था कि तभी उसे खांसी आने लग जाती है। वो कस कस कर खांसने लग जाता है। अचानक से कमरे के अंदर उसे राख महसूस होने लग जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास राख का ढेर हो जो उड़ रही थी। दिलीप खांसी रहा था कि तभी उसकी नजर जानकी के हाथ पर पड़ती है और वो देखता है कि जानकी की उंगलियां धीरे धीरे हिलने लग गई थी। उसके हाथ में मूवमेंट हो रहा था। देखते ही देखते जानकी धीरे से अपनी आंखें खोल देती है। जैसे ही जानकी अपनी आंखें खोलती है, दिलीप बौखलाहट के साथ बोल पड़ता है, तुम उठ गई जानकी, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अभी भी तुम्हारे सीने में जलन हो रही है क्या? जानकी कुछ नहीं कहती, बस प्यार भरी नजरों से दिलीप की तरफ देखते रहती है। उसकी आंखों में देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो दिलीप से बहुत खुश थी। उसे दिलीप की आंखों में अपने लिए प्यार और फिक्र नजर आ रही थी, जो वो सालों से देखना चाहती थी। वो प्यार जो उसे सारी उम्र कभी नसीब नहीं हुआ, अब नसीब हो रहा था। कभी कभी इंसान को प्यार का एहसास तब होता है जब वो उस प्यार को खोने वाला होता है, और दिलीप को भी ये एहसास उसी वक्त हुआ था। अब उसे पता चल रहा था कि उसकी जिंदगी में जानकी की क्या अहमियत थी। जानकी के बिना उसकी जिंदगी कुछ भी नहीं थी। दिलीप प्यार से फिर जानकी से बोल पड़ता है, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं जानकी? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? जानकी लेटे लेटे ही दिलीप से कहती है, मैं ठीक हूँ जी, पर ये क्या, आपकी आंखें तो लाल हो रही हैं, लगता है आप रात भर नहीं सोए हैं। ऐसे तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। आप मेरी इतनी चिंता क्यों करते हैं? मुझे कुछ नहीं होने वाला है, महादेव है ना मेरी रक्षा के लिए, आप अपना ख्याल रखिए। दिलीप जानकी का हाथ थामते हुए कहता है, मैं अपना ही तो ख्याल रख रहा हूँ जानकी, जब तक तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ, पर अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं। दिलीप अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही जानकी उसे बीच में टोकते हुए कहती है, चुप कीजिए जी, ऐसी अशुभ बातें क्यों करते हैं आप? मैं तो भगवान से यही चाहती हूँ कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। जैसे ही जानकी ये बात बोलती है, दिलीप प्यार भरी नजरों से जानकी की आंखों में देखने लग जाता है। जानकी भी प्यार भरी नजरों से दिलीप की आंखों में देखने लग जाती है। एक पल के लिए दिलीप और जानकी दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। वो दोनों एक अलग ही दुनिया में खो गए थे, एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर उन दोनों के सिवा कोई और नहीं था। दिलीप और जानकी दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख ही रहे थे कि तभी जानकी के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से बदलने लग जाते हैं। जिन आंखों में कुछ देर पहले प्यार नजर आ रहा था, उन आंखों में अब डर नजर आने लग गया था। दिलीप हैरानी के साथ जानकी से तुरंत पूछता है, क्या हुआ जानकी, तुम इतना डर क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? जानकी कुछ जवाब नहीं देती है, वो बस डरते रहती है। जानकी के पूरी तरह हाव भाव बदल जाते हैं। वो इतना ज्यादा घबराने लग जाती है कि घबराहट के कारण उसके हाथ थर थर कांपने लगते हैं। दिलीप जानकी से फिर पूछ पड़ता है, क्या हुआ जानकी, तुम कुछ बोलोगी भी या नहीं? जानकी कहती तो कुछ नहीं, पर अपने चेहरे और आंखों से इशारा करते हुए दिलीप को पीछे देखने के लिए कहने लग जाती है। दिलीप तुरंत पीछे मुड़ता है, पर उसे पीछे अंधेरे के सिवा कुछ और नजर नहीं आता है। दिलीप जानकी की तरफ देखते हुए फिर उससे कहता है, क्या है जानकी, कुछ भी तो नहीं है पीछे? जानकी इतना ज्यादा डरी हुई थी कि डर के कारण कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस दिलीप को बार बार पीछे मुड़ने का इशारा कर रही थी। दिलीप फिर एक बार पीछे मुड़ता है, पर उसे कुछ नजर नहीं आता है। इस बार जब दिलीप वापस आगे मुड़ता है तो उसे जानकी की आंखों की पुतली में कुछ नजर आता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी खड़ा है जो उसके ठीक पीछे खड़ा है। दिलीप तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। इस बार जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे सांप सूंघ जाता है। डर के कारण उसकी बोलती भी बंद हो जाती है। दिलीप के पीछे कोई और नहीं बल्कि अघोरी खड़ा हुआ था। दिलीप हकलाते हुए कहता है, तू यहाँ कैसे? अघोरी कुछ नहीं कहता है, बस वो दिलीप को देखकर मुस्कुराने लग जाता है।
दिलीप डरते हुए फिर अघोरी से कहता है, तू यहाँ पर क्यों आया है? अघोरी दिलीप को घूरते हुए कहता है, तेरी जान लेने। तूने मेरा बहुत खजाना लिया है ना, अब मैं तेरी जान लूंगा। दिलीप को अपनी जान की फिक्र होने लग जाती है। वो उसी वक्त प्लेट में रखा चाकू उठा लेता है। दिलीप उस चाकू से कुछ कर पाता उससे पहले ही अघोरी अपने दोनों हाथों से अपना सिर अपने धड़ में से निकालता है और वो फेंक कर दिलीप की तरफ मार देता है। अघोरी का सिर दिलीप के गले के पास जाता है और उसके गले से लिपट जाता है। उसी वक्त अघोरी के दांत बाहर निकलते हैं और वो दिलीप का गला कच-कच करके काटने लग जाता है। दिलीप दर्द से तड़पने लग जाता है। ये देखकर जानकी की रूह कांप जाती है और उसकी सांसें एक पल के लिए थम सी जाती है। दिलीप चीख तो रहा था पर उसकी आवाज कमरे के अंदर ही गूंज रही थी, बाहर नहीं जा रही थी। वो हवेली अघोरी की थी, जिस कारण उसकी दीवारों को भी उसने अपने वश में करके रखा हुआ था। देखते ही देखते अघोरी का सिर अपने पैने दांतों से दिलीप का गला बीच में से फाड़ मारता है और उसी वक्त दिलीप अपना दम तोड़ देता है। वो धड़ाम से कुर्सी के ऊपर ही गिरकर बैठ जाता है। जानकी दिलीप की मौत का ये सदमा सह नहीं पाती है। उसे उसी वक्त दिल का दौरा पड़ता है और वो मर जाती है। सदियों से